सबसे पहले हम भगवान शिव के लिए कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पंक्ति कहना चाहते हैं, और वो है, वो वैभव नहीं वैराग्य जीता है, उसे क्या चढ़ाऊं जो अमृत छोड़ विष पीता है। भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान अमृत छोड़कर विष पिया था, और आज भी इस कलयुग में भारतवर्ष में महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव को अमृत छोड़कर विष ही पीना पड़ रहा है। ये तस्वीरें अब जो आप देखेंगे, ये झारखंड के हजारीबाग की हैं, जहां महाशिवरात्रि के मौके पर सांप्रदायिक दंगे हुए और इन दंगों में बड़े स्तर पर आगजनी हुई और तोड़फोड़ की गई। हिंदू पक्ष के लोग ये चाहते थे कि महाशिवरात्रि के अवसर पर इस इलाके में एक सरकारी खंबे पर सनातन धर्म का झंडा और लाउड स्पीकर लगाया जाए, और इस पर उस इलाके के कुछ लोगों में पुलिस के साथ सहमति बन भी गई थी। और इस दौरान यह तय हुआ था कि हिंदू पक्ष सनातन धर्म के झंडे और लाउड स्पीकर को 2 दिन के बाद वहां से हटा लेगा, लेकिन वहां रहने वाले मुस्लिम पक्ष के लोग इसका विरोध कर रहे थे, और उनका कहना था कि यह खंबा एक मदरसे के पास है और इसलिए मदरसे के पास महाशिवरात्रि का उत्सव मनाने के लिए लाउड स्पीकर लगाना गलत है। और इसी बात को लेकर हिंदू और मुसलमानों के बीच में यह विवाद हुआ, और दोनों पक्षों की तरफ से हुई पत्थरबाजी के बाद सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, और ये दंगे भगवान शिव के ही देश में महाशिवरात्रि के मौके पर हुए। और सोचिए ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस देश में अब तक रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर सांप्रदायिक दंगे होते रहे हैं, लेकिन अब महाशिवरात्रि के मौके पर भी सांप्रदायिक संघर्ष हो रहा है, और लोगों ने धर्म के हिसाब से अब भारत में अपने अपने इलाकों को बांट लिया है। और सोचिए, हमें यह पता ही नहीं चला कि इस देश के अंदर न जाने और कितनी सीमाएं खींच दी गई और कितने नए नए छोटे छोटे देश बना दिए गए। किसी को कहते हैं कि ये हिंदुओं का इलाका है, किसी को कहते हैं ये मुसलमानों का इलाका है, किसी को कहते हैं कि ये और किसी धर्म का इलाका है। ये इलाके कब बने पता ही नहीं चला। भारत के संविधान में हर इलाके को भारत का इलाका ही माना गया है, और कोई भी इलाका किसी धर्म विशेष का इलाका नहीं है, ना हिंदुओं का है ना मुसलमानों का है। लेकिन इसके बावजूद बार बार मुस्लिम इलाकों में हिंदू समुदाय द्वारा शोभा यात्राएं निकालने पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, और यह कहा जाता है कि हिंदू ऐसे इलाकों में अपने त्योहारों का उत्सव मनाते ही क्यों हैं जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। और ऐसा नहीं है कि ये घटनाएं पहली बार हो रही हैं। आज हम ये कहना चाहेंगे कि क्या हमारा देश प्रयागराज के हिंदू और मुसलमानों से सीख नहीं ले सकता? प्रयागराज को आज आप एक केस स्टडी मानिए, और ये बात हम देश के हिंदुओं से भी कह रहे हैं और मुसलमानों से भी कह रहे हैं। प्रयागराज में 45 दिनों तक महाकुंभ का आयोजन चला, और इस दौरान 66 करोड़ हिंदू देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग इलाकों से प्रयागराज में आए। ये हिंदू जिन मुस्लिम इलाकों से होते हुए पैदल यात्रा करते हुए महाकुंभ पहुंचे, वहां एक बार भी 1 घंटे के लिए भी कोई विवाद नहीं हुआ। एक भी दिन ऐसा नहीं आया जब इन मस्जिदों में अजान ना हुई हो और वहां जुम्मे की नमाज ना पढ़ी गई हो। मुसलमानों ने हिंदू श्रद्धालुओं की आस्था का पूरा सम्मान किया, और हिंदुओं ने भी मुसलमानों की अकीदा का ध्यान रखा। और 45 दिनों के महाकुंभ में प्रयागराज का कोई भी इलाका ना तो हिंदुओं का इलाका बना, ना ही मुसलमानों का इलाका बना। आज बड़ा सवाल यह है कि जब प्रयागराज में ऐसा सद्भाव दिख सकता है, तो फिर पूरे देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? और ऐसा क्यों है कि हर बार हिंदुओं के अलग अलग त्योहारों पर मुस्लिम बाहुल इलाकों से शोभा यात्राएं निकालने और वहां पर उत्सव मनाने पर यह विवाद होता है? आज पूरे देश को झारखंड के हजारीबाग से हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या अब हमारे देश के अंदर धर्म के नाम पर नई नई सीमा रेखाएं खींची जा रही हैं, और क्या अब इन सीमाओं में प्रवेश करने के लिए भी अलग से वीजा लेना पड़ेगा, अलग से पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा? महाशिवरात्रि पर सनातनी झंडा और लाउड स्पीकर लगाने को लेकर झारखंड के हजारीबाग में हिंदू और मुस्लिम आपस में भिड़ गए। ये झड़प डुमरौन गांव की जिस जगह पर हुई, उसे यहाँ हिंदुस्तान चौक कहते हैं। हिंदुस्तान चौक पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़े महाशिवरात्रि के अवसर पर
पथराव हुआ और गाड़ियों में तोड़फोड़ के साथ आगजनी की गई। झंडा और लाउडस्पीकर जिस खंबे पर लगाया गया था वहां पास में ही एक मदरसा था। इसी वजह से मुस्लिम समुदाय ने इसका विरोध किया और विरोध बढ़ते बढ़ते हिंसा में तब्दील हो गया। शिवरात्रि के अवसर पर डेकोरेशन को लेकर, झंडे लगाने को लेकर, साथ ही साथ लाउड स्पीकर बजाने को लेकर ये विवाद जो है पहले होता है, बहसबाजी होती है। बहसबाजी के बाद मामला जो है वो एस्केलेट होता है। ये फ्लैश पॉइंट आपको हम सबसे पहले दिखा दें, ये मदरसा है और साथ ही साथ यही रास्ता है पीछे जो है मंदिरों को जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जो झंडे लगाए गए हैं इसको जो है एक समुदाय इसको लगाना चाहते थे, यहाँ लाउड स्पीकर लगाना चाहते थे, उसी का विरोध किया जा रहा था दूसरे समुदाय के द्वारा। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और करीब 3 थानों की पुलिस को शांति बहाली के लिए उतारा है। स्थानीय प्रशासन ने पीस कमेटियां बनाई हैं ताकि दोनों समुदायों में शांति बनी रहे। अच्छे से त्योहार मनाइए, शांतिपूर्वक। जितने भी लोग हैं समाज में, समाज का जो भी कार्य होता है सब मिलजुल कर करें और शांतिपूर्वक सब अच्छे से हो जाए। हम लोग यही चाहते हैं कि समाज में जो शांति है वो बनी रहे। कुछ जो असामाजिक तत्व जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, तो हम लोगों को एक सीसीटीवी कैमरे 2-3 मिले हैं जो कुछ वहाँ पे इंस्टॉल थे, तो उनके फुटेज को पुलिस उसकी छानबीन कर रही है और हम लोग जो भी लोग आइडेंटिफाइड हैं उन पे हम लोग नेम्ड FIR करेंगे। वो जो भी लोगों ने इस घटना को मतलब अंजाम दिया है। अधिकारियों की कोशिश शांति बनाए रखने की है, लेकिन कुछ नेताओं की कोशिश अशांति बनाए रखने की है। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी का कहना है कि मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है और वो कहते हैं कि मुसलमान गरीब हैं लेकिन कमजोर नहीं हैं। आप जोरन आप जाइएगा किसी के गांव में जाके बोलिएगा कि यहाँ माइक लगाएंगे, ये कौन सा तरीका है भाई? शिक्षा से बोलिए ना, आप बोले मस्जिद में लगा देंगे माइक और ऊपर से केस भी इन्हीं लोग पर कर दीजिएगा। ये कौन सा तरीका है? वहाँ के सांसद क्या कर रहे हैं, वहाँ के विधायक क्या कर रहे हैं? आपके दबाव में कानून नहीं चलता ना। वहाँ के मुसलमानों को लोग कमजोर समझ लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मुसलमान गरीब हो सकता है लेकिन आप उसको जबरन आप दबाव डाल के गलत कराइएगा, ऊपर से जो पीड़िएगा, मारेगा, घर जला दिया, दुकान जला दिया, ये हक किसने दिया? क्या सोचोगे, बोलने वाला नहीं है क्या? हम लोग भी जाएंगे, जांच करेंगे, हम लोग देखेंगे। ये हिंसा 2 संप्रदायों के बीच थी, इसीलिए इसमें नेताओं को अपना अपना फायदा नजर आया। इरफान अंसारी ने मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश की और फिर इरफान के नाम पर बीजेपी नेताओं ने अपना दांव खेला। इरफान जी, आप सरकार में हैं, ये इंश्योर कीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर हर समुदाय को मिले और हर समुदाय अपने धर्म को प्रैक्टिस करने के लिए आजाद है, वो करे। कौन सा समुदाय मजबूत है और कौन सा समुदाय कमजोर है, अगर आप इसको चैलेंज करके देखना चाहते हैं तो सड़क पर उतर करके देख लीजिए, लोग आपको तुरंत बता देंगे कि कौन सा समुदाय मजबूत है। हिंदुस्तान में तो कहीं नहीं होता, झारखंड में क्यों हो रहा है? क्यों हो? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कोलैप्स है। क्यों? बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण इरफान अंसारी जैसे लोग देते हैं। क्यों? आज पूरे झारखंड के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है? किसी से छुपी है क्या? जमीनी स्तर पर फिलहाल हालात काबू में हैं। इलाके में शांति है, लेकिन इस मुद्दे पर झारखंड विधानसभा में खूब हंगामा हुआ। इस हिंसा की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। इस जगह पर मौजूद एक मदरसे की मीनार जैसी संरचना को लेकर यहां पहले भी तनाव की स्थिति बन चुकी है। हजारीबाग से सत्यजीत कुमार, आज तक। हमारे देश में 6.5 लाख गांव, 10,000 कस्बे और 500 शहर हैं। तो क्या हम ये मान लें कि इन सारे इलाकों को अब धर्म की आबादी के हिसाब से बांट दिया जाएगा? जहां जिस धर्म की आबादी ज्यादा होगी वो इलाका उस धर्म का हो जाएगा और उस इलाके में उसी धर्म के उत्सव मनाए जाएंगे और बाकी के धर्म के लोगों को पहले वहां पर परमिशन लेनी पड़ेगी। आज आपको यह भी सोचना चाहिए कि महाशिवरात्रि पर ये सांप्रदायिक दंगे किसी और देश में नहीं बल्कि भगवान शिव के अपने देश भारत में ही हो रहे हैं। और आज भी
भगवान शिव को अमृत नहीं बल्कि विष ही पीना पड़ रहा है। आज हमारे देश के सभी मुख्यमंत्री और नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से काफी कुछ सीख सकते हैं। भारत में हिंदू और मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी आप जानते हैं किस राज्य में रहती है? उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा हिंदू आबादी और सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ की आबादी में 17.5 करोड़ हिंदू हैं और 4 करोड़ 20 लाख मुसलमान रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में सबसे कम हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं। वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश में 68 सांप्रदायिक दंगे हुए, बिहार में 60, झारखंड में 46, महाराष्ट्र में 28, कर्नाटक में 19 और उड़ीसा में 15 सांप्रदायिक दंगे हुए। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदेश उत्तर प्रदेश में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। आज जब देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री स्टडी टूर्स करने के लिए दूसरे देशों में जाते हैं, कहते हैं कि हम दूसरे देश में जा रहे हैं, ये स्टडी करने के लिए जाएंगे कि वहां कैसे काम होता है, वहां विकास कैसे होता है, ये देश इतने आगे कैसे निकल गए, इन्होंने इतनी तरक्की कैसे कर ली, हम ये देखने के लिए जा रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ बड़ा फैशन है, हमारे देश के मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को भेजा जाता है कि आप विदेश में जाइए और वहां गवर्नेंस की, प्रशासन की ट्रेनिंग लेकर आइए, देखकर आइए कि वहां कैसे प्रशासन होता है। तब आज हमारा सवाल यह है कि क्या इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक स्टडी टूर करने के लिए उत्तर प्रदेश नहीं भेजा जा सकता? इन सारे मुख्यमंत्रियों को उत्तर प्रदेश जाकर देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हो रहा है कि वहां कोई दंगा नहीं होता। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीख लेकर बाकी के मुख्यमंत्री अपने राज्यों को दंगा मुक्त नहीं कर सकते? एक हमारा छोटा सा सुझाव है, हो सकता है कुछ मुख्यमंत्रियों को खराब लग जाए, बुरा लग जाए, लेकिन एक केस स्टडी के तौर पर सांप्रदायिक दंगों के मामले में कम से कम उत्तर प्रदेश से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आज आपको बिहार के मुंगेर से आई इन तस्वीरों को भी जरूर देखना चाहिए, जहां पर महाशिवरात्रि के मौके पर ही लव जिहाद के खिलाफ एक बड़ी झांकी निकाली गई और इस झांकी में दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड को प्रदर्शित किया गया। आपको याद होगा दिल्ली में एक लड़की थी श्रद्धा नाम की, जिसे आफ्ताब नाम के एक लड़के ने पहले अपना लिव इन पार्टनर बनाया और बाद में श्रद्धा वाल करके टुकड़े टुकड़े करके उसकी हत्या कर दी थी। आज बड़ा सवाल यह है कि महाशिवरात्रि के उत्सव के अवसर पर लव जिहाद के खिलाफ झांकी निकालने का मतलब क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है? तो कई बार यह तस्वीर आपको हम इसलिए दिखा रहे हैं कि कई बार हिंदू पक्ष भी सीमाओं को लांघ जाता है, लक्ष्मण रेखा को पार कर जाता है। झांकी निकाली जा रही है महाशिवरात्रि के उत्सव के दौरान और उस झांकी में लव जिहाद के बारे में बात हो रही है, इसकी कोई आवश्यकता थी ही नहीं। और इस तरह के विषयों के, त्योहारों के उत्सव से उन्हें अलग रखना चाहिए, ऐसे विषयों को। तो दोनों तरफ से जब गलतियां होती हैं तो वो हमें देश को बतानी चाहिए। अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या दिल्ली के नजफगढ़, मुस्तफाबाद और मोहम्मदपुर का नाम बदलने वाला है और क्या वाकई में देश की राजधानी दिल्ली में इसकी कोई आवश्यकता है? दिल्ली में जैसा कि आप जानते हैं सरकार बदल गई और दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ गई है। अब जैसे ही बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी के कुछ विधायकों की मांग है कि नजफगढ़ नाम के इलाके का नाम नाहरगढ़ कर देना चाहिए, मुस्तफाबाद का नाम शिव विहार कर देना चाहिए और मोहम्मदपुर नाम के इलाके का नाम मोहम्मदपुर से माधवपुरम कर देना चाहिए। इनमें नजफगढ़ में 93% हिंदू और 5% मुसलमान रहते हैं, मुस्तफाबाद में 25% हिंदू और 70% मुसलमान रहते हैं और मोहम्मदपुर गांव में 94% हिंदू रहते हैं और सिर्फ 3% मुसलमान रहते हैं, लेकिन फिर भी इसका नाम है मोहम्मदपुर। बीजेपी का कहना है कि इन इलाकों के नाम मुगलों के शासन के दौरान बदले गए थे और इन इलाकों से हिंदुओं की पहचान हमेशा के लिए मिटा दी गई, लेकिन अब इन इलाकों को फिर से वही पुरानी पहचान दिलाई जानी चाहिए जिसका उल्लेख महाभारत काल में मिलता है।
महाभारत काल में दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ था और यह पांडवों की राजधानी थी। लेकिन वर्ष 1192 में हुई तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद दिल्ली में मुस्लिम आक्रमणकारियों का शासन आ गया और इस शासन में दिल्ली की पहचान पूरी तरह से बदल दी गई। 18वीं शताब्दी में जब दिल्ली के तख्त पर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का शासन आया, तब उसने वर्ष 1771 में मिर्जा नजफ खां को दिल्ली का सेनापति नियुक्त किया था। नजफ खां मुगलों का वही सेनापति था जिसने हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए और उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया। लेकिन आज दिल्ली में नजफगढ़ इलाके का नाम भी नजफ खां के नाम पर है और संसद भवन से 4 किलोमीटर दूर एक नजफ खां रोड भी है। तस्वीर आप देख लीजिए, ये दिल्ली में है नजफ खां रोड और ये नजफ खां रोड भी लोधी कॉलोनी नाम के उस इलाके में है जिसका नाम इब्राहिम लोधी के नाम पर रखा गया है। इब्राहिम लोधी एक ऐसा मुस्लिम शासक था जो हिंदू मंदिरों को नष्ट करने के बाद उनके अवशेषों का भी अपमान करता था और हिंदू मंदिरों के अवशेषों से मस्जिदों की सीढ़ियां बनवाता था। दुख की बात यह है कि इन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जो अत्याचार भारत और भारत की सनातन संस्कृति पर किए, उन्हें हमारे देश के लोगों ने बड़ी आसानी से भुला दिया और इन्हें माफ कर दिया। और इसी के कारण आज बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि नजफगढ़ या फिर मुस्तफाबाद का नाम बदलने की आवश्यकता ही क्या है, जो नाम है उसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए। अब बीजेपी के विधायकों की मांग है कि नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ होना चाहिए, क्योंकि 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने ही नजफगढ़ क्षेत्र को दिल्ली प्रांत में शामिल करवाया था। बीजेपी मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिव विहार और मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर माधवपुरम करना चाहती है और उसका यहां यह कहना है कि एक जमाने में ये इलाके भी हिंदू धर्म की पहचान हुआ करते थे, लेकिन अब इनका इस्लामीकरण हो चुका है, जिसे अब दोबारा से रिवर्स करना चाहिए। दुनिया में 112 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने शहर, गांव, कस्बों और प्रांतों का नाम बदला है, क्योंकि ये नाम विदेशी आक्रमणकारियों ने रखे थे। दुनिया भर में, ऐसा नहीं है भारत में ऐसा हो रहा है, 112 देश ऐसा काम कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो नाम विदेशी आक्रमणकारियों की याद दिलाता है उसे बदल देना चाहिए। लेकिन भारत में जब भी ऐसा होता है तो इस पर हमेशा बहुत विवाद होता है और अक्सर इसे मुस्लिम विरोधी बता दिया जाता है। कहा जाता है कि जो भी सरकार ऐसा काम करेगी वो मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है, वो सरकार सांप्रदायिक है और वो धर्मनिरपेक्ष सरकार नहीं है। अगर आपको धर्मनिरपेक्ष बनना है तो फिर इन नामों को ऐसे ही छोड़ दीजिए जैसे है। ये बात हमने आपको कल भी बताई थी कि लगभग 450 वर्षों तक कुंभ का आयोजन एक ऐसे स्थान पर होता रहा जिसे अल्लाह ने आबाद किया था और उस स्थान का नाम था इलाहाबाद। मुगलों ने यह नाम इसलिए बदले ताकि भारत के लोग अपनी संस्कृति को हमेशा के लिए भूल जाएं, और बाद में हुआ भी यही, और भारत के बहुत सारे लोगों ने बदले हुए इन नामों को ही अपना लिया और इन नामों को ही भारत का असली इतिहास मान लिया और ये नाम उनकी जुबान पर चढ़ गए। हम ये बिल्कुल नहीं कहना चाहते कि इन इलाकों के नाम बदलने चाहिए या नहीं बदलने चाहिए, इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, ये काम सरकार का है। हमारा काम है आपको फैक्ट बताने, आपको सच्चाई, आंकड़े बताने, इतिहास की सही जानकारी देना, और यह सरकार तय करेगी कि इन इलाकों के नाम क्या होने चाहिए। लेकिन हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि इस देश के लोगों को अपने सही इतिहास के बारे में तो जरूर पता होना ही चाहिए। नाम आप बदलिए मत बदलिए, यह आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, लेकिन अपना इतिहास तो पता होना ही चाहिए। यहां सरकारों को भी यह सोचना होगा कि इस वक्त दिल्ली में अलग अलग इलाकों के नाम बदलना जरूरी है या फिर हालात बदलने जरूरी है। नाम बदलने से ही हालात बदल जाएंगे या फिर नाम छोड़ दीजिए, पहले आप हालात बदलिए। एक अनुमान है कि जब किसी जिले का नाम बदला जाता है तो उसमें कम से कम 300 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, जबकि एक इलाके का नाम बदलने पर 50 से 100 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। नाम बदलने का खर्चा है, जिले का नाम बदलते हैं तो 300 करोड़, और अगर एक किसी और छोटे इलाके का नाम बदलते हैं तो भी 50 से 100 करोड़ खर्च हो जाते हैं। इसलिए आज सरकारों को
इसके बारे में भी एक बार जरूर सोचना चाहिए कि नाम बदलने के लिए क्या इतना खर्चा करना सही है, और अगर ये पैसा विकास पर लगाया जाए, हालात बदलने पर लगाया जाए, क्या वो बेहतर नहीं होगा? अपील की कई हमारे जब सांसद परवेश वर्मा जी थे, इनके माध्यम से भी हमने बड़ा कोशिश की कि हमारे नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ बदल दिया जाए। और मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है कि इस लड़ाई में पूरा सदन, आदरणीय हमारे सीएम साहिबा जी और आप सब मेरा सपोर्ट करेंगे। ये नाहरगढ़ का जो बात है ये आज का नहीं है मुद्दा, ये बहुत ही सालों से चला आ रहा है। जब मैं सांसद था, मेरा वो अपना संसदीय क्षेत्र था, मैंने भी वो वाला मुद्दा उठाया था और ये मांग बिल्कुल जायज़ है। नजफगढ़ नाहरगढ़ होना चाहिए क्योंकि ये इसकी बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई है और ये कोई अच्छा प्रस्ताव है, कोई किसी धर्म से या किसी से जुड़ी बात नहीं है, ये केवल भावनाओं से जुड़ी है। ये नाम बदलने की राजनीति करेंगे, इसी तरह से ये हिंदू मुसलमान की बात करेंगे और इनके बस की 2500 रुपये जो महिलाओं को देना है और जो इन्होंने वादे किए उनको पूरा करना इनके बस की नहीं है। बीजेपी काम नहीं करती, ये तो पूरा देश जानता है बीजेपी, लेकिन हाँ नाम बदलने का काम जरूर करती है। तो उसमें इन्हें महारत हासिल है कि भाई नाम बदल दो आप, तो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं ये लोग। अगर वहाँ के लोग जो वहाँ के निवासी हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि भाई किसी जगह का नाम चेंज किया जाए, तो फिर मेरे ख्याल से इवेंचुअली जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, जो विधायक है, मंत्री है, सब लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने चुन के भेजा है, तो फिर उनकी लोगों की जो भावना है उसको मानना चाहिए और उसको आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म इन चेंजिंग द नेम। महाकुंभ समाप्त हो चुका है और महाकुंभ के समाप्त होने के बाद कुछ सूना सूना सा लग रहा है। आपको भी कुछ सूनी शाम लग रही होगी, इसलिए आज आपको महाकुंभ से खबर तो बताएंगे। महाकुंभ का समापन तो हो गया है, लेकिन जब महाकुंभ में 45 दिनों में 66 करोड़ 30 लाख लोग शामिल हुए, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों नहीं बना? हम तो लगातार आपको ये कह रहे थे कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है, ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लेकिन ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना क्यों नहीं? तो आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में महाकुंभ के नाम 3 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं। पहले तो ये देख लीजिए कि ये 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन से हैं जो महाकुंभ ने इस बार बनाए हैं। इनमें पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड गंगा की सफाई के लिए मिला है। पहली बार ऐसा हुआ है जब दुनिया में किसी नदी की सफाई के लिए 329 स्थानों पर सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान चलाया गया। यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड झाड़ू लगाने के लिए मिला है, जिसमें 19,000 सफाई कर्मियों ने महाकुंभ के मेला क्षेत्र में एक साथ झाड़ू लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है हैंड प्रिंट पेंटिंग बनाने का, जिसमें 8 घंटे में 10,102 लोगों ने अपने हाथ की छाप लगाकर चित्रकारी का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन जिस वर्ल्ड रिकॉर्ड का पूरे भारत को इंतजार था, जिसके बारे में आपने भी सोचा होगा कि यह तो सबसे पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड होना चाहिए, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड इस बार कहीं भी दर्ज नहीं हुआ। 45 दिनों के महाकुंभ में जो 66 करोड़ 30 लाख लोग शामिल हुए, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड दुनिया के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड है ही नहीं, और ये आंकड़े कहीं भी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की श्रेणी में दर्ज नहीं होंगे, और ना ही इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को कोई सर्टिफिकेट मिलेगा। है ना हैरानी की बात? उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब तक इसकी वजह स्पष्ट नहीं की है, लेकिन हमने जो जानकारी जुटाई उसके मुताबिक इस तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड तभी दर्ज होते हैं जब सरकारें इन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश के बारे में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को पहले से सूचित करती हैं। उन्हें पहले से यह बताती हैं कि इस बार वो एक आयोजन में सबसे ज्यादा भीड़ आने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की संस्था को पहले से यह जानकारी दी होती कि इस बार 45 दिनों में 45 करोड़, 50 करोड़ या 60 करोड़ या 70 करोड़ लोग आने वाले हैं, आप आइए इसे कैप्चर कीजिए, इसके सबूत देखिए और फिर इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड का दर्जा दीजिए, तो शायद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता। लेकिन सरकार ने उन्हें पहले से इसके बारे में जानकारी ही नहीं दी। आज हमारे लिए तो महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है,
भीड़ के मामले में यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और हमेशा रहेगा, लेकिन औपचारिक रूप से दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं मानती। हो सकता है कि सरकार को यह उम्मीद ही नहीं थी कि इस बार के महाकुंभ में इतनी रिकॉर्ड जबरदस्त भीड़ आएगी और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा, और शायद इसीलिए उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करने वाली संस्था को इसके बारे में आवेदन दिया ही नहीं। भारत सरकार के सभी अधिकारीगण और सभी मंत्रालय इस आयोजन को उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए प्राण प्रण से जुटे थे। आज महाकुंभ के बहाने प्रयागराज सिटी एक आधुनिक सिटी और स्मार्ट सिटी के रूप में चमक रही है। मैं जब यहां पर आपका अभिनंदन कर रहा हूं तो मैं इसके लिए आज प्रयागराज वासियों का भी अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने पिछले 2 महीनों के अंदर बिना किसी संकोच के इस पूरे आयोजन को अपने घर का आयोजन माना। तो ये कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, कहीं ना कहीं कोई चूक रह गई है कि 66 करोड़ 30 लाख लोग महाकुंभ में पहुंचे हैं और उसके बाद भी दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं मान रही। हम हमेशा इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड मानते रहेंगे और हमारे देश का इतिहास भी इसे दर्ज जरूर करेगा, लेकिन कितना अच्छा होता अगर दुनिया भी इसे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मानती और आगे भविष्य में जब भी कभी कोई तुलना की जाती किसी भी आयोजन को लेकर, धार्मिक आयोजन को लेकर, अगर दुनिया के अलग अलग देशों में कोई आयोजन होता है और उनके बीच तुलना की जाती तो महाकुंभ का यह आंकड़ा औपचारिक रूप से दर्ज होना बहुत ही आवश्यक था। इस आंकड़े को दर्ज होना चाहिए था, कहीं भी औपचारिक रूप से कागज पर यह आंकड़ा आना चाहिए था दुनिया भर के रिकॉर्ड्स में कि 66 करोड़ लोग भारत जैसे देश में एक धार्मिक आयोजन में इकट्ठा हुए एक ही स्थान पर 45 दिनों के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि यह रिकॉर्ड हम चूक गए और यह रिकॉर्ड हम नहीं बना पाए। आपको याद होगा 1983 के वर्ल्ड कप में जब भारत की क्रिकेट टीम खेल रही थी और तब भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 175 रन की शानदार पारी खेली थी। वो पारी ऐतिहासिक थी। उस पारी की वजह से भारत उस मैच को भी जीता था और आगे चलकर भारत ने वर्ल्ड कप भी जीता था। लेकिन उस दिन उस मैच में कपिल देव की यह पारी कहीं दर्ज नहीं हो पाई, यानी उसका कोई वीडियो नहीं बन पाया क्योंकि उस मैच का ब्रॉडकास्ट हुआ ही नहीं था। अब आप सोचिए ये कितना ऐतिहासिक मौका था। आज भी लोग कपिल देव की उस 175 रन की पारी को जरूर देखना चाहेंगे, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। हालांकि वो रिकॉर्ड्स में दर्ज है लेकिन उसका वीडियो नहीं है। इसी प्रकार से सुनील गावस्कर ने जब 10,000 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया क्रिकेट के मैदान पर, उसका वीडियो हमारे पास होना चाहिए था जब यह रिकॉर्ड बन रहा था, लेकिन वो वीडियो भी आज भारत के पास नहीं है। और इसी प्रकार से यह इतना बड़ा रिकॉर्ड हमने बनाया। 66 करोड़ लोग आए, 66 करोड़ लोग, आप समझिए देश के हर कोने कोने से कितने संघर्ष करके आए। हमें ऐसा लगता है कि यह रिकॉर्ड जरूर कहीं ना कहीं दर्ज होना ही चाहिए था। अब हम आपको यह बताएंगे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत का नाम लेकर ऐसी कसम क्यों खा रहे हैं जिसे वो भी जानते हैं कि कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक रैली में कहा है कि अगर पाकिस्तान ने अर्थव्यवस्था और विकास के मामले में भारत को पीछे नहीं छोड़ा तो उनका नाम शहबाज शरीफ नहीं होगा और वो अपना नाम बदल लेंगे। आपने सुना होगा अक्सर लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो कहते हैं कि अगर मैंने ये करके नहीं दिखाया तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। अब ये दावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने किया है और कहा है कि अगर मैंने भारत को पीछे नहीं छोड़ा तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। इस बयान के बाद पाकिस्तान के ही लोग अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से पूछ रहे हैं कि उनका नया नाम क्या रखना है, क्योंकि सभी जानते हैं कि उन्हें अपना नाम बदलना ही पड़ेगा। पाकिस्तान की शुरुआत से ही यह बड़ी तमन्ना रही है कि वो भारत को पीछे छोड़ दे। पाकिस्तान की जो बुनियाद रखी गई
1947 से ही वो भारत के प्रति नफरत की बुनियाद थी। पाकिस्तान ने हमेशा भारत के साथ प्रतियोगिता की है और हमेशा से ये सपना देखा है कि वो भारत को पीछे छोड़ेगा। पीछे छोड़ना सोचिए, आप सोचिए कि पीछे छोड़ना तो अलग बात है, पाकिस्तान ने तो हमेशा ये सपना देखा है कि वो भारत को बर्बाद कर देगा। एक बार फिर से आप देखिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कितने भावुक हो रहे हैं, कितनी शिद्दत के साथ अपनी छाती पीट पीट के वो ये कह रहे हैं कि हम इतनी मेहनत करेंगे, एक दिन ऐसा आएगा जब हम भारत को भी पीछे छोड़ देंगे। एक बार जरा देखिए तो सही, उनके इमोशंस देखिए, कैसे छाती पीट रहे हैं, जरा देखिए। पाकिस्तान की समस्या यह है, उनके लीडर्स की, उनकी सरकार की समस्या यह है कि वो हमेशा भारत के साथ ही अपनी तुलना करना चाहते हैं, भारत को बर्बाद करने का सपना देखना चाहते हैं, भारत के साथ दोस्ती के बारे में नहीं सोचते, भारत से सीखने के बारे में नहीं सोचते। वो ये नहीं देखते कि भारत से क्या सीखा जा सकता है, वो सिर्फ भारत के साथ प्रतियोगिता करना चाहते हैं, भारत को बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं। और 1947 से ही लेकर आज तक पाकिस्तान के मन में भारत के प्रति सिर्फ नफरत ही नफरत है। और इस नफरत ने भारत का तो कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन पाकिस्तान को नफरत की इस आग में जला कर रख दिया। इस बयान के बाद अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई पाकिस्तान भारत को कभी पीछे छोड़ सकता है? क्या यह संभव है भी, या प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी गिरती लोकप्रियता को बचाने के लिए अब इस तरह के बयान दे रहे हैं? भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जो 336 लाख करोड़ रुपए की है, जबकि पाकिस्तान इस समय दुनिया की 45वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो सिर्फ 32 लाख करोड़ रुपए की है। भारत की अर्थव्यवस्था में पाकिस्तान जैसे 10 देशों की अर्थव्यवस्था समा जाएगी, लेकिन इसके बावजूद शहबाज शरीफ का सपना देखिए, कितना बड़ा ऊंचा सपना देख रहे हैं। पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों को वो एक झूठा सपना दिखा रहे हैं, झूठी कसम खा रहे हैं, जो कभी पूरी नहीं होने वाली। पिछले साल पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट 2.4% था, जबकि भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% था। अगर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का जीडीपी ग्रोथ रेट यही रहता है और भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 8% से कम होकर 6% पर भी आ जाता है, तब भी पाकिस्तान हजारों लाखों साल में भी शायद भारत को कम से कम अर्थव्यवस्था के मामले में कभी पीछे नहीं छोड़ पाएगा। लेकिन हो सकता है कि शहबाज शरीफ ने अभी यह गणित लगाया ही ना हो और सिर्फ ऐसे ही इमोशनल होकर यह बयान दे दिया हो लोगों की तालियों के लिए। अगर हम यह मान लें कि भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 0 हो जाए, जो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हमारी अर्थव्यवस्था इसी जगह अब ठहर जाए और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ने लगे, तब भी पाकिस्तान को अर्थव्यवस्था के मामले में भारत से आगे निकलने के लिए अभी 73 वर्ष और लगेंगे। यानी जितनी उम्र शहबाज शरीफ की इस समय है, उतनी उम्र पाकिस्तान को भारत से आगे निकलने में लग जाएगी। और यह भी तब होगा जब भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर 0 हो जाए, जो कि संभव ही नहीं है। आज पाकिस्तान के लोगों को हमारा ये शो देखना चाहिए, हमारा ये वीडियो देखना चाहिए और ये वीडियो अपने देश के प्रधानमंत्री को भेज देना चाहिए। आज जब पाकिस्तान में दाने दाने के लिए दंगे होते हैं और आटे के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ता है, तब भारत की सरकार देश के 80 करोड़ लोगों को तो मुफ्त में राशन दे रही है, और यह पाकिस्तान जैसे लगभग 4 देशों की आबादी के बराबर है। पाकिस्तान के लोग लंबी लंबी लाइनों में आटा ले रहे हैं, लंबी लंबी लाइनों में लगकर। भारत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में यह सारा राशन दे रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान के लोग तरस रहे हैं। पाकिस्तान बार बार आईएमएफ से भीख मांगता है और अब भी उसने आईएमएफ से 60,000 करोड़ रुपए का लोन मांगा है, जबकि भारत ने इस साल के ही बजट में अकेले जम्मू कश्मीर के विकास पर 41,000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। भारत 1.5 लाख करोड़ रुपए तो सिर्फ खाद पर किसानों को सब्सिडी दे देता है। और इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि शहबाज शरीफ का यह भाषण पूरी तरह से खोखला है। और हम तो उन्हें यह सलाह देंगे कि वो अपना नया नाम आज से ही सोचना शुरू कर दें, क्योंकि जो उन्होंने वादा कर लिया वो वादा तो वो पूरा कर नहीं पाएंगे, इसलिए उन्हें अपना नाम बदलना ही पड़ेगा। वहां कुछ भी चल नहीं रहा, ना तो उनकी फौज चल रही है, ना उनकी क्रिकेट टीम चल रही है, ना उनका प्रशासन और सरकार चल रहा है।
सबकी हालत बड़ी खराब है। और जिस दिन से पाकिस्तान भारत से क्रिकेट मैच में हारा है, उस दिन से पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अपनी क्रिकेट टीम से बड़े नाराज हैं, अपने खिलाड़ियों से बड़े नाराज हैं। और पाकिस्तान की सड़कों पर जो सेंटिमेंट है इस समय, वो ये कहता है कि पाकिस्तान के लोग अब अपने ही खिलाड़ियों से पक चुके हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, वो अपनी टीम को लेकर चिंतित भी हैं और क्रोधित भी हैं। इसलिए आज हम आपको पाकिस्तान की सड़कों पर लेकर जाएंगे, पाकिस्तान की गलियों में लेकर जाएंगे और वहां से आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे जहां पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को बड़ा अफसोस हो रहा है कि उनके पूर्वज 1947 के विभाजन में भारत को छोड़कर पाकिस्तान आखिर क्यों आए और वो भारत में ही क्यों नहीं रुक गए। आज ऐसे लोगों को सुनिए लाहौर की सड़कों से, लाहौर के गलियों से, जो पछताते हैं कि वो पाकिस्तान आए क्यों, उन्हें भारत में ही रुक जाना चाहिए था, और जो अपनी ही क्रिकेट टीम से अब परेशान हो चुके हैं। पाकिस्तान में एक चीज मैंने देखी, इंडिया और विराट कोहली जबरदस्त सपोर्ट है। विराट कोहली को जानते हो? कौन है विराट कोहली? परसों 14,000 का रिकॉर्ड बनाया, आजम का बाप। 51 सेंचुरी मारा है, 51 लोग 50 नहीं मार सके, इसने 51 सेंचुरी को 50 मारा है। वजह क्या है कि विराट को पाकिस्तान में इतना प्यार मिलता है? विराट कोहली ठीक है, वो अच्छा खिलाड़ी ब्रांड है, एडिडास ब्रांड में वो चलता है। विराट जो है वो टीम के लिए नहीं खेलता, वो अपनी कौम के लिए खेलता है, इसीलिए लोग उससे मोहब्बत करते हैं, वो अपने मुल्क के लिए खेलता है। सबसे बड़ी बात ये जो से मुल्कों वाले हैं ना, ये इधर को झंडे को देख के खेलते हैं। हमारे क्या बोल रहे हो? ये जो से है ना मुल्कों वाले, ये अपने झंडे को देख के खेलते हैं। विराट की बात कर रहे हो? विराट की है, और विराट अपने झंडे मतलब मुल्क के लिए खेलते हैं। मुल्क के लिए खेलते, सही बात है। ये अपने घर के लिए। बाबर आजम ने कितना 14 सदियों के मारे बाबर आजम साहब। हाँ सही। ये जर्सी विराट कोहली की मैच में पहन के जाते हो? जीत जाते, अगर उधर आ जाए इधर 3 पहनूंगा। 3 जी 3 इसलिए पाकिस्तान में नहीं आ रहा। हम पाकिस्तान का पहनते हैं क्योंकि पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है, लेकिन वो ये अलग बात है कि खिलाड़ी को फेवरेट करना है। मतलब इससे तो जाहिर ही हो रहा है विराट के फैन है। कब से हैं फैन? सर विराट का फैन मैंने 2016-17 के अराउंड जाके ना क्रिकेट को बहुत गौर से जब देखा ना, मैंने मान लिया कि भाई क्रिकेट का गॉड ग्रेट ऑफ ऑल टाइम विराट कोहली ही है। विराट कोहली से तो हम मोहब्बत करते हैं क्योंकि हमें क्रिकेट से मोहब्बत है, हमें विराट कोहली से। मैं कहता हूँ जिस बंदे को अगर क्रिकेट से मोहब्बत है वो विराट कोहली से मोहब्बत करता है। यहाँ पे हम विराट कोहली के ये सारे फैन हैं, इंक्लूडिंग मी। अच्छा, विराट कोहली, बुमराह और रोहित शर्मा के हम फैन हैं, बिग फैन। अच्छा इधर आए ना, बाबर आजम या विराट कोहली? विराट कोहली, विराट कोहली। किसको अब पाकिस्तान बाहर हो गया है? इंडिया 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 इंडिया। हम इंडिया को ही चाहेंगे। क्यों? एक ने सही तो वो ने, हम ने सही तो वो सही, इधर ही रहे है ना। बात तो एक ही है, इंडिया पाकिस्तान एक ही बात है, सब कॉन्टिनेंट है। कप जो सा है सब कॉन्टिनेंट एशिया में होना चाहिए और इंडिया इज द बेस्ट टीम। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो भारत और पाकिस्तान के जो असली क्रिकेट के फैंस हैं उन्हें जोड़ देता है। यहां पर आपको एक बात अच्छी देखने को मिलेगी। वैसे तो भारत के नेताओं और पाकिस्तान के नेताओं ने हमेशा दोनों देशों को लड़वाने का ही काम किया है। दोनों देशों में एक दूसरे के प्रति एक नफरत है और दोनों ही एक दूसरे को अपना दुश्मन भी मानते हैं। पाकिस्तान के मन में तो हमेशा से ही भारत के प्रति ये नफरत रही है, पहले दिन से ही उनकी नींव ही भारत के प्रति इस नफरत पर पड़ी थी। लेकिन क्रिकेट का जो एक खेल है और जो क्रिकेट के दीवाने हैं, जो वाकई में क्रिकेट के गेम को एंजॉय करना चाहते हैं, वो खुलकर भारत की टीम की तारीफ भी करते हैं। वो खुलकर विराट कोहली की तारीफ करते हैं और विराट कोहली के, रोहित शर्मा के जितने फैंस भारत में हैं, पाकिस्तान में भी ऐसे ही उनके कट्टर फैंस हैं जो शर्माते नहीं है ये कहने में कि हमें विराट कोहली अच्छा लगता है, हमें रोहित शर्मा अच्छा लगता है, और वो भारत की टीम को सपोर्ट भी कर रहे हैं। कितने लोग अभी आपने ऐसे देखे जो वहां पर ये कहते हैं कि चलिए अगर पाकिस्तान नहीं जीत पाया तो कम से कम भारत ही जीत जाए। ये कितनी अच्छी बात है। इससे पहले जो सेंटिमेंट होता था वो ये था कि पाकिस्तान जीते या ना जीते लेकिन भारत नहीं जीतना चाहिए। उन्हें अपनी हार से इतना दुख नहीं होता था जितना भारत की जीत से दुख होता था। तो ये कुछ अच्छे खालिस जो क्रिकेट के दीवाने हैं, क्रिकेट के जो फैंस हैं, वो हमारी टीम को वहां पर मिले हैं, विक्रांत को वहां पर मिले हैं और उनके भी मन की बात आज आप सुन पाए हैं। अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या कोई देश अपनी नागरिकता बेचकर भी पैसे कमा सकता है और क्या नागरिकता बेचने का एक नया बिजनेस मॉडल हो सकता है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की नागरिकता बेचने का एक नया बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग जो अमेरिका में बसने का सपना देखते हैं, अमेरिका का नागरिक बनना चाहते हैं, अमेरिका में अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं, आप सब के लिए वहां के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया ऑफर भेजा है। अब आप सब के पास एक मौका है कि आप चाहें तो अमेरिका के नागरिक बन सकते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा कि आप अमेरिका के नागरिक कैसे बन सकते हैं, अमेरिका में आप कैसे रह सकते हैं। अमेरिका एक ऐसा गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम लेकर आने वाला है जिसे खरीदकर आप कानूनी रूप से अमेरिका के स्थायी नागरिक बन जाएंगे, लेकिन इसे खरीदना सबके बस की बात नहीं होगी। इसलिए पहली खबर तो आपने सुन ली, आप खुश भी हो गए होंगे कि अमेरिका में अब आप पैसा देकर नागरिकता ले सकते हैं। अब जरा पैसा सुन लीजिए। नागरिकता के इस गोल्ड कार्ड को वही लोग खरीद सकते हैं जिनके पास करीब 44 करोड़ रुपए उनकी जेब में हो, क्योंकि इसकी कीमत है 44 करोड़ रुपए। तो अगर आपके पास 44 करोड़ रुपए हैं देने के लिए, खर्च करने के लिए, तो आप अमेरिका की नागरिकता कभी भी खरीद सकते हैं। अमेरिका 10 लाख गोल्ड कार्ड बेचने वाला है, या सोच लीजिए 10 लाख गोल्ड कार्ड्स लाने वाला है बाजार में, जिसमें एक गोल्ड कार्ड की कीमत 50 लाख यूएस डॉलर्स होगी, रुपयों में होगी लगभग 44 करोड़ रुपए। राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि ऐसा करने से दुनिया भर के अमीर लोग अमेरिका की नागरिकता ले सकेंगे और फिर यहां के टैक्स भरकर वो अमेरिका के खजाने को और आगे मजबूत बनाएंगे। अगर अमेरिका अपने सभी 10 लाख गोल्ड कार्ड्स बेचने में कामयाब हो जाता है तो उसके खजाने में इसी से करीब 440 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, और यह भारत, ब्रिटेन और रशिया जैसे देशों की कुल अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि उनके देश में वही लोग आएं जो अमीर हैं, जिनकी जेबें पैसे से भरी हुई हैं और वो अमेरिका में टैक्स भरने की हैसियत रखते हैं। गरीब लोग उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सिर्फ अमीर लोग। आपने देखा होगा हमारे देश से बहुत सारे लोग गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में जाने की कोशिश करते हैं। ये लोग अमेरिका को नहीं चाहिए। और हालांकि ऐसा नहीं है कि पहले लोग अमेरिका की नागरिकता को खरीद नहीं सकते थे, इसलिए ऐसा भी नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है। अमेरिका में नागरिकता के लिए एक विशेष प्रोग्राम है जिसे EB-5 वीजा प्रोग्राम कहते हैं, और इस प्रोग्राम के तहत अगर आप अमेरिका में 9 करोड़ रुपए निवेश करें और 10 लोकल लोगों को नौकरियां दें तो आपको अमेरिका की नागरिकता मिल सकती है। यानी 9 करोड़ रुपए आपको इन्वेस्ट करने हैं और कम से कम 10 अमेरिकी लोगों को आपको नौकरी देनी है तो आपको वहां की नागरिकता मिल सकती है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप का गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम अब EB-5 वीजा की जगह ले लेगा, और भारत से जो लोग अवैध तरीके से अमेरिका जाते हैं वो देख सकते हैं कि अगर उनके पास 44 करोड़ रुपए हैं तो वो अमेरिका की नागरिकता को खरीद सकते हैं और बड़े इत्मीनान से अमेरिका के नागरिक बनकर अपना पूरा जीवन अमेरिका में बिता सकते हैं। लेकिन क्या 44 करोड़ रुपए में अमेरिका की नागरिकता लेना वैल्यू फॉर मनी है? अगर आपके पास 44 करोड़ रुपए हैं तो क्या ये महंगा सौदा है या सस्ता सौदा है, ये हम फिर किसी दिन आपको बताएंगे, क्योंकि आज का समय समाप्त हो रहा है